देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पहले एक टेबल बनाएंगे। ठीक, उस टेबल पे कुछ इम्पोर्टेंट डेटा होंगे। उस डेटा के बेसिस पे रेडिएशन शील्ड के न्यूमेरिकल आ सकते हैं एग्जाम में, उसको लगाएंगे। ठीक, बट उस क्वेश्चन को, उस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए आपको टेबल जो है वो अच्छे से मालूम होना चाहिए। टेबल मतलब कुछ चीज़ें होंगी, कुछ कंडीशन होंगी, उस पे क्या आपको मिलेगा सेफ फैक्टर, वो चीज़ें लिखे होंगे। ठीक, तो देखिए हम टेबल बनाते हैं। एक होगा सीरियल नंबर, एक होगा ज्योमेट्रिक फैक्टर, F12, और एक होगा इंटरचेंज फैक्टर। ये स्मॉल से लिखेंगे। ठीक, इंटरचेंज फैक्टर स्मॉल से, सीरियल नंबर, ज्योमेट्रिक फैक्टर, इंटरचेंज फैक्टर। इसके अलावा एक चीज और है आपका कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन, कौन कौन से शेप के लिए है। तो इसके लिए आपको इसको थोड़ा छोटा बनाना होगा। इसको आपको थोड़ा छोटा बनाना होगा, इतने में नहीं आ पाएगा। सीरियल नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, शेप फैक्टर, इंटरचेंज फैक्टर। जो इंटरचेंज फैक्टर है उसको स्मॉल f12 से लिखे हैं, और जो सेफ फैक्टर है उसको कैपिटल F12 से लिखे हुए हैं। ठीक, पहले पे देखिए कैसा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स। कैसा कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है? इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन, दो प्लेन है, उसकी लंबाई क्या है? इनफाइनाइट है, और आपस में वो क्या है? पैरेलल है। ठीक, ऐसा शेप होगा। तो उसका जो शेप फैक्टर होगा वो क्या होगा? 1, और इंटरचेंज फैक्टर होगा, इंटरचेंज फैक्टर होगा 1/1/ε1 प्लस 1/ε2 माइनस 1। ये याद होना चाहिए आपको। जब ये याद होगा कि इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन के लिए शेप फैक्टर 1 होता है, और इंटरचेंज फैक्टर 1/ε1 प्लस 1/ε2 माइनस 1। ठीक, यहाँ पे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 क्या है? आपकी एमिसिविटी है, जो दो प्लेन होगी उसकी, माइनस 1। ऐसे ही सेकेंड क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर और कंसेंट्रिक स्फीयर। सेकेंड है इनफाइनाइटली
सेकंड क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा शेप दिया गया है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर, बहुत ही लंबा सिलेंडर, ठीक, इनफाइनाइटली लॉन्ग, अनंत सीमा तक, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर कंसेंट्रेट, मतलब कि उसके सेंटर जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, या कंसेंट्रिक स्फीयर, चाहे सिलेंडर हो चाहे स्फीयर हो, तो इसका भी शेप फैक्टर हो जाएगा 1, शेप फैक्टर हो जाएगा 1, और इंटरचेंज फैक्टर हो जाएगा 1/ε1 प्लस A1/A2 1/ε2 -1 -1। ये हो गया आपका इसके लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर और कंसेंट्रिक स्फीयर, शेप फैक्टर 1 होगा, इंटरचेंज फैक्टर F12 क्या होगा, 1/1/ε1 प्लस A1/A2 1/ε2 -1। थर्ड देखिए क्या कॉन्फ़िगरेशन दिया है, बॉडी 1, स्मॉल बॉडी 1, स्मॉल बॉडी 1 enclosed by body 2। कैसा है, कोई एक बॉडी है, छोटी बॉडी 1, जो कि इनक्लोज है, ढकी हुई है किससे, बॉडी 2 से, तो इससे जितने रेडिएशन है वो कहाँ पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, तो शिफ्ट फैक्टर का क्या हो जाएगा 1, इंटरचेंज फैक्टर हो जाएगा ε1, इंटरचेंज फैक्टर हो जाएगा ε1, ठीक, 3 हुआ, इसके अलावा भी अभी 2 बचा हुआ है, पहले ये तीनों देख लीजिए। जो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन है उसके लिए शिफ्ट फैक्टर 1 हो जाएगा, इंटरचेंज फैक्टर 1/ε1 प्लस 1/ε2 -1। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर, ऐसा सिलेंडर जो क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है और उसके सेंटर क्या है, सेम है, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे स्फीयर हो, दोनों के केस में शिफ्ट फैक्टर क्या होगा 1 होगा, इंटरचेंज फैक्टर हो जाएगा 1/ε1 प्लस A1/A2 1/ε2 -1। थर्ड क्या है, स्मॉल बॉडी 1 इनक्लोज बाय बॉडी 2, कोई बॉडी 1 है बहुत छोटी है, वो इनक्लोज है, ढकी हुई है किसी बॉडी 2 से, तो उसका शिफ्ट फैक्टर हो जाएगा 1, इंटरचेंज फैक्टर हो जाएगा ε1, ठीक है। अब देखिए चौथा क्या है, चौथे और पांचवें के लिए इसको मिटाना पड़ेगा हमें, जगह नहीं है। चौथा है, अभी स्मॉल बॉडी देखे थे, अब क्या देखेंगे, लार्ज बॉडी देखेंगे, लार्ज बॉडी 1 enclosed by body 2, ठीक, लार्ज बॉडी 1 enclosed by बॉडी 2, शिफ्ट फैक्टर क्या हो जाएगा इसके लिए, कोई बॉडी है
बड़ी बॉडी है वो इनक्लोज हुई है छोटे बॉडी से, ठीक। तो सिर्फ फैक्टर क्या होगा 1, और इंटरचेंज फैक्टर होगा 1/1/1/1 प्लस A1/A2 1/2 -1, ठीक। जो सेम चीज जो था आपका सेकेंड कंडीशन के लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर के लिए या स्फीयर के लिए, वही चीज इसमें भी होगा, ठीक। पांचवा कैसा है कॉन्फ़िगरेशन, टू रेक्टेंगल्स विथ कॉमन साइड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। क्या है, टू रेक्टेंगल्स विथ कॉमन साइड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। दो रेक्टेंगल है, ठीक, जिनके कॉमन साइड क्या है राइट एंगल पे है, ठीक, एक दूसरे के। तो सिर्फ फैक्टर क्या हो जाएगा 1, ठीक, और इंटरचेंज फैक्टर हो जाएगा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। तो ये पांचों चीज टेबल में जो दी हुई है वो आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक, जो अभी तक पढ़े हुए हैं उसके बेस पे क्वेश्चन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कंसीडर टू कंसीडर टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स
consider two large parallel plates, one at T1 equal to 727 degrees Celsius with emissivity with emissivity epsilon 1 equal to 0.8. क्वेश्चन में अभी तक क्या दिया है? कंसिडर टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स, वन एट T1 equal to 727 degree Celsius with emissivity epsilon 1 equal to 0.8. ठीक, आगे क्या दिया है क्वेश्चन में? एंड अदर एट T2 equal to 227 degree Celsius with emissivity epsilon 2 equal to 0.4. An aluminum radiation filled with an emissivity E3 equal to epsilon 3 equal to 0.05 placed epsilon 3 equal to 0.05 on both sides is placed between the plates. ठीक, दो टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स है, एक 727 डिग्री सेल्सियस पे है, उसकी एमिसिविटी 0.8 है, दूसरा 227 डिग्री सेल्सियस पे है, उसकी एमिसिविटी 0.4 है। उन दोनों के बीच में क्या है? एल्युमिनियम का रेडिएशन शील्ड है जिसकी एमिसिविटी क्या है? 0.05, और वो दोनों साइड से रेडिएशन शील्ड का काम कर रहा है, दोनों साइड से रेडिएशन शील्ड का काम वो कर रहा है, दोनों साइड से। अब वो प्लेट के बीच में रखा गया है, जो दो प्लेट हैं उनके बीच में रखा गया है उसको। कैलकुलेट द परसेंटेज रिडक्शन इन हीट ट्रांसफर रेट, calculate the percentage reduction in heat transfer rate between the two plates as a result of the shield, between
the two plates as a result of the sealed. यूज सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है। यूज सिग्मा इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कोई न्यूमेरिकल लगाने के लिए क्या किया जाता है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाता है, उसके लैंग्वेज को समझा जाता है, डायग्राम बना सकते हैं तो बनाया जाता है, और गिवन डेटा लिखा जाता है, क्या पूछा गया है ये लिखा जाता है, और सॉल्व किया जाता है उसको। ठीक, तो क्वेश्चन को पढ़ के हमको क्या समझ में आ रहा है कि दो प्लेट हैं जो कि क्या है, बहुत बड़ी प्लेट है, लार्ज है। ठीक, एक का टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, एक का टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस है और उसकी एमिसिविटी 0.8 है। दूसरे का टेम्परेचर प्लेट का 227 डिग्री सेल्सियस है और उसकी एमिसिविटी 0.4 है। उन दोनों के बीच में अल्युमिनियम का रेडिएशन शील्ड यूज किया जा रहा है। जो शील्ड वाली क्वालिटी है वो उस प्लेट के दोनों साइड पे है, उस प्लेट के दोनों साइड पे है, और जो अल्युमिनियम का रेडिएशन शील्ड है उसकी एमिसिविटी दी हुई है 0.05। और ये अल्युमिनियम का रेडिएशन शील्ड उन दोनों प्लेट के बीच में है। जैसे मान लीजिए ये दोनों प्लेट है, इसके बीच में ये चौक है। ठीक, ऐसे ऐसे मान लीजिए। ठीक, अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज रिडक्शन इन हीट ट्रांसफर रेट। कैलकुलेट कीजिए परसेंटेज रिडक्शन इन हीट ट्रांसफर रेट बिटवीन द टू प्लेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ द शील्ड। मतलब कि जब हम शील्ड यूज नहीं किए थे तब क्या हीट ट्रांसफर था, और जब हम शील्ड यूज किए तब क्या हीट ट्रांसफर था। तो जब शील्ड यूज किए तो हीट ट्रांसफर पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा, कितना कम होगा हीट ट्रांसफर रेट, वही निकालना है। किस चीज में निकालना है, परसेंटेज की टर्म्स में निकालना है। कैलकुलेट द परसेंटेज रिडक्शन इन हीट ट्रांसफर रेट। हीट ट्रांसफर रेट, हीट के ट्रांसफर रेट में जो घटाव हो रहा है वो आपको परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि जब आप शील्ड यूज नहीं करेंगे, जब ये एल्युमिनियम शील्ड यूज नहीं होगा तब हीट ट्रांसफर रेट कुछ होगा, और जब एल्युमिनियम शील्ड यूज होगा तब हीट ट्रांसफर रेट कुछ होगा। तो वही जब शील्ड यूज होने पे घटेगा तो आपको परसेंटेज की टर्म्स में बताना है कि कितना घटेगा, कितना परसेंटेज रिड्यूस होगा। ठीक है, तब इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले और गिवन डेटा लिखते हैं। देखिए क्या था क्वेश्चन में, दो प्लेट था, ये आपका है प्लेट वन, ये आपका है
प्लेट 2, इन दोनों के बीच में एक शील्ड थी, रेडिएशन शील्ड, जो कि किसकी बनी हुई थी? एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम रेडिएशन शील्ड, एल्युमिनियम की रेडिएशन शील्ड थी। ठीक। अब जो प्लेट 1 है उसकी एमिसिविटी क्या थी? एप्सिलॉन 1। प्लेट 2 की एमिसिविटी क्या थी? एप्सिलॉन 2। जो बीच में एल्युमिनियम शील्ड था उसकी एमिसिविटी क्या थी? एप्सिलॉन 3। और ये शील्ड का काम दोनों साइड से कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी एप्सिलॉन 3 होगा, यहाँ पे भी एप्सिलॉन 3 होगा। ठीक है। अब क्या है, दोनों का टेम्परेचर दिया था, दोनों का टेम्परेचर दिया था। इसका कितना दिया था? 727 डिग्री सेल्सियस। तो 727 में 273 ऐड कर दिया जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा? केल्विन में 1000 केल्विन। ठीक। और वहां क्या दिया था? 227। 227 में 273 ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 500 केल्विन। 500 केल्विन। ठीक। ये आपका हो गया T1 और ये आपका हो गया T2। एमिसिविटी 1 क्या दिया था? 0.8। एमिसिविटी 2 क्या दिया था? 0.4। और एमिसिविटी 3 क्या दिया था? 0.05। यही दिया था क्वेश्चन में। डायग्राम भी बना दिए और गिवन डेटा भी लिख दिए। ठीक है। अब निकालिए, सिग्मा दिया हुआ था, सिग्मा लिखने की आवश्यकता नहीं है, याद भी है हम लोगों को। अब निकालिए हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया विदाउट शील्ड। हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया विदाउट शील्ड, जब शील्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है तब। ठीक। हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया विदाउट शील्ड। ठीक है। अब जब विदाउट शील्ड निकालेंगे और ए की वैल्यू क्या लेंगे? पर यूनिट एरिया है तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक। तो क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू, ठीक, इसको चाहिए तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस फॉर्मूले में जहां पे लिखेंगे वहां पे उसी हिसाब से लिखिएगा। ठीक। तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4। ये जो प्लेट है ये कैसी प्लेट है? पैरेलल प्लेट है। ठीक। तो जो टेबल में पहला वाला हम बताए थे, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट, 2 पैरेलल प्लेट, उसके लिए जो इंटरचेंज फैक्टर था वो वाला चीज यहाँ पे यूज किया जा सकता है ना, तो उसी को यूज किया जाएगा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4 अपॉन 1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस 1 बाई एप्सिलॉन 2 माइनस 1। ये कब होगा? Q विदाउट शील्ड। Q विदाउट शील्ड।
सिग्मा T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4 1/ε1 प्लस 1/ε2 माइनस 1। ठीक, वैल्यू पुट कीजिए। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। T1 की 1000 टू द पावर 4 माइनस T2 की 500 टू द पावर 4 1/ε1 0.8 प्लस 1/0.4 माइनस 1। क्या वैल्यू आ जाएगी? क्या वैल्यू आ जाएगी? इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो हमको मिलेगा 19329.5 19329.5 वॉट। क्यू क्यू क्या मिलेगा? 19329.5 वॉट। ठीक, क्यों केवल वॉट यहाँ पे लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम पहले ही लिख दिए हैं कि एरिया को क्या लिए हैं, 1 ले लिए हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे कहीं पे भी एक ही चीज यूज नहीं हुई है। तो क्यू विदाउट शील्ड आपको मिल गया 19329.5। ठीक, अब ऐसे ही हम निकालेंगे क्यू विथ शील्ड। क्या निकालेंगे? क्यू विथ शील्ड। लेकिन उसको निकालने के लिए हमको पहले कुछ कंडीशन लगाना होगा। ठीक, वो कंडीशन क्या है? इसको मिटा देते हैं। When a shield is placed between two plates, when a shield is placed between two plates, कोई जब शील्ड है वो प्लेस्ड किया गया है, रखा गया है दो प्लेटों के बीच में, तो Q13 इक्वल टू Q32, Q13 नेट इक्वल टू Q32 नेट। आई बात समझ में? अब Q13 नेट है कितना अपना, और Q32 नेट कितना है, इसकी वैल्यू लिखनी होगी। ठीक, Q13 नेट इक्वल टू Q32 नेट। अब लिखिए Q13 नेट 1 से 3 पे जब गया है, 1 से जब 3 पे गया है तो Q13 नेट क्या होगा? सिग्मा ए T1 के पावर 4 माइनस T3 के पावर 4, T1 के पावर 4 माइनस T3 के पावर 4, ठीक, अपॉन 1/ε1 प्लस 1/ε3 माइनस 1
-1। ठीक, ऐसे ही जब Q32 नेट लिखेंगे, Q32 नेट लिखेंगे तो क्या होगा, सिग्मा A T3 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4, क्योंकि जो 3 वाला है एल्युमिनियम फील्ड वाला वो उन दोनों प्लेट के बीच में है, ठीक, अपॉन 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1। ये दोनों इक्वल होगा। जब सेल्ड प्लेस में है, जितना भाई एक प्लेट से सेल्ड पे जाएगा उतना ही सेल्ड से दूसरे प्लेट पे जाएगा, नेट हीट ट्रांसफर क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा, सिग्मा ए और सिग्मा ए क्या मिल गया आपको, कॉमन, कैंसिल हो जाएगा, ये चीज बची 1/1 प्लस 1/3 माइनस 1, 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1, T1 माइनस T3 के पावर 4 और T3 माइनस T4 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4। यहाँ से ये नोन है, 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 अननोन क्या है, केवल ये। ठीक, तो T3 यहाँ से हमको मिल जाएगा, निकल जाएगा, T3 की कुछ वैल्यू आएगी जब बाकी सब वैल्यू पुट किया जाएगा तो। ठीक, जब सब वैल्यू पुट किया जाएगा तो T3 की वैल्यू आपको मिलेगी 595 केल्विन। यहां से सबकी वैल्यू, ए की वैल्यू नहीं है, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8, वो छोड़ दो, ये सब वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो वहां से आपको T3 की वैल्यू 595 केल्विन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देख लीजिए। कैसे मिलेगी देखिए, सब वैल्यू पुट कीजिए। T1 कितना था आपका, T1 था 1000 के पावर 4 माइनस T3 के पावर 4 1/1 0.8 प्लस 1/3 0.05 माइनस 1 इक्वल टू T3 के पावर 4 माइनस 500 टू द पावर 4 अपॉन 1/3 0.05 प्लस 1/2 0.4 माइनस 1। इसी को सॉल्व करना है, कैल्सी की हेल्प लीजिए और T3 की वैल्यू निकालिए। जब T3 की वैल्यू आप निकालेंगे तो T3 की वैल्यू मिलेगी आपको 595 केल्विन, 595 केल्विन। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो T3 की वैल्यू 595 केल्विन आपको मिल जाएगी। अब क्या किया जाएगा, अब जो Q13 नेट है वहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, जब Q13 नेट निकालेंगे तो हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि Q12 नेट हम निकाल चुके हैं, Q12 नेट निकाल लिए हैं, Q13 नेट निकालना है। तो Q13 नेट क्या हो जाएगा, Q13 नेट जो यहाँ लिखे थे सिग्मा पर यूनिट एरिया, ए की वैल्यू क्या ले लिए हैं हम, ए की वैल्यू 1 ले लिए हैं। ठीक, तो ए हटा दो, सिग्मा T1 के पावर 4 माइनस T3 के पावर 4 अपॉन 1/1 प्लस 1/3 माइनस 1। Q12 नेट पहले ही निकाल लिए हैं विदाउट फील्ड वाला। ठीक, Q13 नेट, Q1 से 2 के बीच में कितना गया है बिना फील्ड के वो पता चल गया। जब फील्ड लगा दिए हैं तो Q से 1 से 3 के बीच में कितना जाएगा, इतना जाएगा। इसकी वैल्यू देख लीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.67 इंटू 10⁻⁻8
1000 to the power 4 minus 595 to the power 4 upon 1 by 0.8 plus 1 by 0.05 minus 1 माइनस 1। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा Q13 नेट। तो Q13 नेट की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो मिलेगी 259 पॉइंट नहीं, T3 की जो वैल्यू थी वो हमको मिली है 859 केल्विन। 859 केल्विन जो T3 की वैल्यू मिली है वो हमको मिली है 859 केल्विन क्वेश्चन में लगाने पे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 859, यहाँ क्या हो जाएगा 859, ठीक। 1 बाई 0.8 प्लस 1 बाई 0.05 ये। अब Q13 नेट जो है वो हमको मिलेगा पर यूनिट एरिया जो है वो मिलेगा 1275.5 1275.5 वॉट Q13 नेट। Q13 नेट मिल गया 1275.5 वॉट। आई बात समझ में? अब जब ये मिल गया तो हमको रिडक्शन इन हीट फ्लो ड्यू टू सिल्ड, रिडक्शन इन हीट फ्लो ड्यू टू सिल्ड, रिडक्शन इन हीट फ्लो ड्यू टू सिल्ड। जब सिल्ड यूज होगा तब हीट फ्लो में कितना रिडक्शन होगा, ठीक। तो क्या होगा Q13 नेट आया है 1275.5, तो क्या हो जाएगा Q12 नेट, मतलब कि जब सिल्ड यूज नहीं हुआ था, माइनस Q13 नेट, Q12 नेट माइनस Q13 नेट। दोनों की वैल्यू आ गई है अपनी, वैल्यू पुट कीजिए। Q12 नेट कितना था 19329.5 माइनस 1275.5। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो वैल्यू आपको मिलेगी 18054 वाट, 18054 वॉट। ये क्या हुआ रिडक्शन इन हीट फ्लो ड्यू टू सिल्ड। जब सिल्ड को यूज किया गया, जब सिल्ड को यूज किया गया तो हीट फ्लो में कितना रिडक्शन हुआ, हीट फ्लो घट के कितना हो गया वो आ गया 18054 वॉट। हमको निकालना क्या था परसेंटेज रिडक्शन इन हीट फ्लो, ठीक। परसेंटेज रिडक्शन इन हीट फ्लो। Therefore, percentage
रिडक्शन इन हीट ट्रांसफर। ठीक, तो कितना रिडक्शन हुआ हीट फ्लो का, अब विदाउट शील्ड जितना हीट फ्लो हुआ था उन दोनों का रेशियो ले लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 18054 अपॉन 19329.5 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज रिडक्शन आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका लगभग 93.40%। लगभग 93% के आसपास आएगा, और यही आपका पूछा गया था। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि परसेंटेज रिडक्शन निकालिए। तो परसेंटेज रिडक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमने Q12 नेट निकाल लिया, मतलब कि तब निकाला जब हीट फ्लो हुआ बट शील्ड का यूज नहीं हुआ। उसके बाद हमने निकाला अननोन टेम्परेचर, जो T3 था शील्ड का, उसका जो टेम्परेचर था वो निकाला, वो हमको मिला 859 वॉट। जब 859 वॉट मिल गया, उसके बाद हमने Q13 नेट जो है उसको इक्वेट किया Q32 नेट से, इसी से हमको अननोन टेम्परेचर T3 मिला था। उसके बाद हमने रिडक्शन इन हीट फ्लो ड्यू टू शील्ड, जब शील्ड को यूज किया गया तो हीट फ्लो में क्या रिडक्शन हुआ वो हमको पता चल गया। तो परसेंटेज रिडक्शन निकालने के लिए जितना हीट फ्लो में रिडक्शन हुआ और बिना शील्ड लगाए जो हीट फ्लो हुआ, उन दोनों का रेशियो ले लेंगे और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना परसेंटेज रिडक्शन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में, इस केस में 93.4% के आसपास आएगा। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। आज के लिए ही इतना ही। ओके, थैंक यू।